अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQ। सो ये इसका सेट नंबर 58 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। इस ईमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे, जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज़ भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं पे मिलेंगे और उन सब के PDF भी इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। सो यू कैन टोटली डाउनलोड इट। तो इस सेट का जो पहला सवाल है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो कौन सा हार्मोन है वो सिर्फ और सिर्फ विमेन में रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिलीज ओनली इन विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं HCG एंड रिलैक्सिन, FSH एंड LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एंड थायरॉक्सिन। तो बताएं इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन में रिलीज होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होता है। तो दो कंडीशन इसमें स्पेसिफाई की गई हैं। तो आप में से किसी को भी इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये देख के कि ये फीमेल हार्मोन्स है उसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी कंडीशन भी दी गई है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो इट हैज बीन रिटन। तो बताएं कौन सा इसमें से होगा। देखिए पहले तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसमें जा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन जो है वो तो सबके अंदर रिलीज होगा, राइट, थायरॉक्सिन। तो ये नहीं हो सकता। FSH एंड LH ठीक है, ये फीमेल में रिलीज होता है, बट प्रेगनेंसी की बात हो रही है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, लेकिन प्रेगनेंसी की जो सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज हो रहा है, रिलीज ओनली इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो रिलीज हो रहा है ये सिर्फ उस हार्मोन की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब है 1 HCG एंड रिलैक्सिन। तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो HCG एंड रिलैक्सिन कहाँ से रिलीज होता है। अगर हम HCG की बात करते हैं, इसका नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। और रिलैक्सिन जो होता है, ये दो हार्मोन है जो किससे रिलीज होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होंगे। प्लेसेंटा जो होगी विद 2 ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, इट इज ऑल्सो अ हार्मोन विच रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये क्या है, ये दो जो हार्मोन है इनको हम लैक्टोजन भी कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग रिलीज होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्यों रिलीज होते हैं, बिकॉज एक्सेप्ट रिलैक्सिन अदर 2 हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा विच ऑल्सो एक्ट लाइक एंडोक्राइन टिश्यू। तो ये जो है उस टाइम पे रिलीज होते हैं, जो प्लेसेंटा जो बनी होती है उससे रिलीज हो रहे होते हैं। तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही एक्टिवेट होते हैं। तो ये NCERT का सवाल है। NCERT थोड़ी हायर क्लास की NCERT, बट क्योंकि इस तरीके के जो सवाल हैं, थोड़े से डिटेल सवाल हैं, वो भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो यू शुड नो एटलीस्ट हार्मोन्स। ओके, सो नेक्स्ट जो सवाल है आपके स्क्रीन पर आपको दिया गया है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम द स्पीशी ऑफ बर्ड दैट डार्विन ऑब्जर्व फॉर वैरायटीज इन देयर, यहाँ पे बीक्स आएगा, ब्रेक्स नहीं आएगा, वैरायटी इन देयर बीक्स। तो अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो उस स्पीशी का नाम बताइए जिसको डार्विन ऑब्जर्व कर रहे थे गैलापागोस आइलैंड पे। उनकी जो बीक्स है, जो उनकी चोंच होती है उस बर्ड की, उसके आधार पर वो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा बर्ड था। तो इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये NCERT से लिया गया सवाल है। तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि डार्विन ने किस किस को स्टडी किया। ओके, तो गैलापागोस वो पेंगुइन्स थे, वो टोकन था, डोडो था, या वो फिंचेस थे। तो बताएं, जिसने ये NCERT पढ़ी होगी ना उसको ये झट से सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए हम NCERT बेस्ड सवाल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी रिविजन भी चल रही है। NCERT में जितनी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े मतलब इंपॉर्टेंट लॉज हैं, कोई केमिकल प्रोसेसेस अगर उसके अंदर दिए गए हैं, या जो भी उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, और जो कुछ ऐसी बातें हैं जो उसमें चार्ट बना के, ब्लॉक्स बना के दी गई हैं, तो वो भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हम इस तरीके के सवालों को पिक कर रहे हैं। तो बताएं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 फिंचेस। फिंचेस की बीक्स को जो है डार्विन स्टडी कर रहे थे। डार्विन फिंचेस भी बोला जाने लगा इसको, क्योंकि डार्विन इनको स्टडी किया। पर मेनली फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है वो, बट शो अ वैरायटी ऑफ बीक्स फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग टू इंसेक्टिवोरस बर्ड। जो ये जो बर्ड्स थे इन्होंने एक जगह से स्टार्ट किया था, और जैसे जैसे वो ये एक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। एक जगह से इन्होंने स्टार्ट किया था और इन्होंने अपने अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है ये। इवोल्यूशन जैसे जैसे करते गए, जगह जगह पे जैसे जैसे फैलते गए,
जैसा जैसा उनको खाना मिला उनके बीक्स देखिए ये चेंज होते गए। ये सब के सब एक ही तरीके के बर्ड थे, फिंचेस थे, ये सारे अलग अलग खाना खाते थे तो इनके बीक्स का जो शेप है वो अलग अलग हो गया। तो डार्विन जो है उस टाइम पे स्टडी किसको कर रहे थे, ही वाज स्टडिंग अबाउट इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप अगर एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर जैसे जैसे बीतती जाएगी समय बीतता जाएगा, तो एक ही जो स्पीशी है क्योंकि अलग अलग जगह से एनवायरमेंटली एक्सपोज हो गई और अलग अलग उसकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग शेप ले लेते हैं। और अगर हम उसको कुछ सालों के बाद स्टडी करते हैं तो हमें वो डिफरेंट स्पीशी नजर आती है, बट दैट इज नॉट द डिफरेंट स्पीशी, दैट इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। ओके, अडेप्टिव रेडिएशन जो होता है ये प्रोसेस होता है ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। ओके, एक जगह से स्टार्ट हुए, अलग अलग जगह पर फैल गए, अलग अलग जगह पर जहां जहां फैले उनके हैबिट्स के हिसाब से उनके ऑर्गन्स में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। ओके, अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाउ विल द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट मूव फ्रॉम वाटर टू वेजिटेबल ऑयल। पानी से जा रही है ऑयल में, ओके, डेंसिटी चेंज हो रही है मीडियम की, पानी से लाइट की बीम जो है पानी में से स्टार्ट किया आपने और फिर ऑयल, नीचे ऑयल है तो उसमें चली गई। तो ये बता रहे हैं कि अगर पानी से ऑयल में जाती है, डेंस हो जाता है अगर मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या इफेक्ट आएगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, या वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। देखिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब जवाब क्या देगा, जवाब कौन देगा? जवाब सिर्फ वही इंसान दे सकता है जिसको इसका कॉन्सेप्ट पता है, और वो किसे पता होगा? जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा है, राइट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। जब हम अपनी एनसीईआरटी की सीरीज को पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कशन किया है, राइट। तो बताएं, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, या वेवलेंथ सिर्फ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी या डिक्रीज होगी? बताएं, इसका सही जवाब बताइए आप। तो इसका सही जवाब है कि वेवलेंथ जो होती है डिक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो एक्सप्लेनेशन जो है, हमने जब एनसीईआरटी पढ़ी थी उस टाइम पे भी हमने इसको डिस्कस किया था। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम। जब भी लाइट ट्रेवल करती है उसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ साथ चेंज नहीं होती है। दिस इज वन पॉइंट टू रिमेंबर, ये हमने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त भी याद रखा था। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मीडियम चाहे कोई भी हो। सेकेंड, ओनली वेवलेंथ चेंजेस विद चेंज इन मीडियम। तो अगर वेवलेंथ रेयरर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, तो वेवलेंथ चेंज होती है। Speed of the light, u is the speed of light in water divided by speed of light in oil. As we know that the speed of light in water is greater than the speed of light in oil. तो अगर हम इस वाले फॉर्मूला को प्लॉट करते हैं तो हमें समझ में आएगा फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स वेवलेंथ को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो है क्या हो रही है, अगर आप स्पीड जो है लाइट की डिक्रीज होती है ऑयल में, तो कैसे डिक्रीज होगी? अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो कैसे डिक्रीज होगी? वेवलेंथ जो है उसकी डिक्रीज हो जाएगी। सो ये कहाँ से लिया हमने? इस सवाल को हमने लिया क्लास 8 की एनसीईआरटी से। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको एक लॉजिक समझना है। पहला लॉजिक ये है कि जो लाइट वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मीडियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अगर स्पीड पानी में ज़्यादा है और जैसे ही आप डेंस मीडियम में गए तो कम हो जाती है, तो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगी? फिर वो वेवलेंथ के ऊपर। तो स्पीड कम होने के साथ साथ वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी। सिंपल कंसेप्ट, गुड क्वेश्चन। ओके, इस तरीके का सवाल आपको जरूर मिल सकता है। अगला जो सवाल है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बहुत ही आसान सवाल। ये सवाल का जवाब आई विश कि सारे लोग 100% लोग जो है इसको करेक्ट देंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? क्या पूछा जा रहा है? सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ये सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है, या नन ऑफ द अबव इसका आंसर है? बताएं। पहली बात तो नन ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो या तो एनिमल सेल्स में मिलेंगे या तो आपको प्लांट सेल्स में ही मिलेंगे, दोनों में नहीं मिलते, ये हम जानते हैं। एक्सेप्शनल है वो सेल ऑर्गेनलीज। तो आई होप एंड आई विश कि आप सबको इसका जवाब मालूम होगा और सब सही जवाब ही देंगे। तो इसका सही जवाब है यस, क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनली जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है।
एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है बताएं? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है, प्लांट सेल में है सिर्फ फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, नोन एज प्लास्टिड एंड हैज क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्या एनिमल फोटोसिंथेसिस करते हैं? नो। तो क्योंकि एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो इसीलिए उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो उनको क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो सेल ऑर्गेनली एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। लाइजोसोम्स और सेंट्रोसोम्स की बात करें तो ये जो दो ऑर्गेनलीज हैं, लाइजोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं और ये प्लांट सेल में नहीं होती है। लाइजोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है, इसको लाइजोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम तब एक्टिवेट होता है जब सेल डिवीजन हो रही है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होंगे। अदर ऑर्गेनलीज की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स, ये तीन जो चीजें हैं, प्लास्टिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीन ऑर्गेनलीज होती हैं, सेल वॉल, बड़ी सी वैक्यूल, फूड वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और प्लास्टिड्स। ये तीन ऑर्गेनलीज हैं, 1, 2 एंड 3। आपको इसको रट लेना है, यहाँ पे बता दी गई है। सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल 2 एंड प्लास्टिड्स इज नंबर 3। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो ये आपको याद रखना है, क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी में हमने इसको डिस्कस भी किया था। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है स्टेट पीसीएस और बाकी के एग्जाम जो है घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। एक्सेप्शनल ऑर्गेनलीज वो डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर ऐसी चीज़ों को याद रखने का सबसे अच्छा लॉजिक पता है क्या होता है? आपको ये पता होना चाहिए कि उस सेल ऑर्गेनली का काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल अगर आप सिर्फ रटते हैं लाइजोसोम्स, तो आपको ये नहीं पता चलेगा लाइजोसोम का काम क्या है, तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सी सेल में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोप्लास्ट है, अगर आपको उसका फंक्शन पता है, क्लोरोफिल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा फिर तो, राइट। अगला जो सवाल है, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, अभी तक सारे सवाल जो है हम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग साइकिल। ये सब साइकिल्स को आप कंसिडर करिए, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। 3 साइकिल्स आपको दिए गए हैं। आपसे बोला जा रहा है कि आप इनको कंसिडर करें और आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच अबव साइकिल्स आर नेग्लिजिबल, नियरली नेग्लिजिबल। मतलब नियरली नेग्लिजिबल का मतलब है प्रेजेंट तो है बट नियरली नेग्लिजिबल है व्हेन इट कम्स टू एटमॉस्फेरिक साइक्लिंग एंड चेंजेस। एटमॉस्फेयर में अगर आप साइक्लिक चेंजेस देखेंगे तो ये वाला, इसमें से एक साइकिल जो है वो सिर्फ मिलता ही नहीं है हमें, मतलब नेग्लिजिबल तरीके से मिलता है। अगर वो चल भी रहा है साइकिल तो बहुत बहुत स्लो चल रहा है, आपको इतनी जल्दी उसका चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस तीनों साइकिल्स में से कौन सा साइकिल है जो एटमॉस्फेरिक साइक्लिंग और चेंजेस की जब बात आती है तो उसमें आपको नेग्लिजिबल नंबर में मिल रहा है। तो जवाब बताइए, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, फॉस्फोरस एंड कार्बन साइकिल है, कौन सा? तो अगर आप इसको आप कंफ्यूज होने के बजाय आप जो है इसको एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं। कार्बन साइकिल हम जानते हैं, कार्बन साइकिल तो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ओशंस में मिल जाता है, बारिश ऊपर चला जाता है, बारिश के साथ फिर आता है। कार्बन साइकिल को हमने बहुत इलेबोरेटली पढ़ लिया। ओके, कार्बन साइकिल जो है वो तो एक ऐसा साइकिल है जो हमें नेचर में देखने को मिलता है। तो ये 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, कार्बन एंड कार्बन फॉस्फोरस 2 एंड 3। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल बचता है। तो नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा है कैसे होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने बात किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचर में। अगर हम केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो वो नेचर में होता है लाइटनिंग के द्वारा, और फिर वो सॉइल में मिल जाता है, प्लांट्स के थ्रू हम फिर खा लेते हैं, फिक्स हो जाता है। फिर हम जब भी कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो फिर बैक्टीरिया उसको गला के फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। इस तरीके का साइकिल चलता रहता है, राइट। तो नाइट्रोजन साइकिल भी देखने को मिलता है। फिर आता है फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल इज द आंसर। तो फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है? ये एक ऐसा साइकिल है, ओनली साइकिल विच इज ऑलमोस्ट डज नॉट साइकिल थ्रू एटमॉस्फेयर। ये देखिए, ये बहुत एक्सेप्शनल साइकिल है, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। एटमॉस्फेयर में इसका साइक्लिक, फॉस्फोरस का साइक्लिक चेंज जो है ना आपको देखने को नहीं मिलता, नेग्लिजिबल है। फॉस्फोरस का जो मेन सोर्स होता है वो कहाँ से आता है? फॉस्फोरस रॉक से आता है, विच कंटेन्स फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट की फॉर्म में रहते हैं फॉस्फेट रॉक्स के अंदर फॉस्फोरस। तो जब रॉक को जब वेदर अवे हो जाती है, वेदर माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट डिजॉल्व इन द सॉइल, तो सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ द प्लांट्स। फिर वो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। मोर ओवर
सोल्यूबलाइजिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं रिलीज फॉस्फोरस फ्रॉम वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिज्म वाइल डिकम्पोजिंग। यही मैंने आपको बताया था। फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है? फॉस्फोरस है रॉक्स के अंदर प्रेजेंट। ओके, तो रॉक्स में से वो फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, रॉक्स में से डिजोल्व होके कहाँ आ गया? वो सॉइल में आ गया। सॉइल सॉल्यूशन में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैसे? प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और एनिमल चेन में भी आ जाएगा। और जब एनिमल डेड की डेथ होगी तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वापस डिकम्पोज होके आ जाएगा। इसी तरीके से चलता है, लेकिन ये इतना फास्ट आपको दिखाई नहीं देता, तो सबसे नेग्लिजिबल ये चलता है, तो आपको पता होना चाहिए। दैट इज द फॉस्फोरस साइकिल। गुड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। कार्बन साइकिल ऑन द अदर हैंड, अबंडेंस इन ओशन एंड एटमॉस्फेयर, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981। 1981 में ये एक्ट आता है, बट वाज अमेंडेड इन 87 टू इंक्लूड नॉइज पॉल्यूशन। इसके बीच में हमने नॉइज पॉल्यूशन को भी डाल दिया। कौन सा इसमें से एक्ट है जो कि 1981 में बना, फिर उसका अमेंडमेंट होता है और फिर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक्ट है। ओके, तो उसके अंदर फिर हम इंक्लूड कर देते हैं नॉइज पॉल्यूशन को भी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, समझने की कोशिश करिए। कौन सा वो एक्ट है जिसके अंदर हमने उसको नॉइज पॉल्यूशन को बाद में ऐड किया था? तो एयर एक्ट के अंदर किया था, वाटर एक्ट के अंदर किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया था, या नन ऑफ द अबव इसका आंसर है? बताइए मुझे, कौन इसका सही जवाब दे पाएगा? लेट्स सी कौन देता है इसका सही जवाब। आई होप कुछ लोग तो होंगे वो इसका भी सही जवाब देंगे। मोस्टली आई जस्ट डोंट एक्सपेक्ट, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट कुछ लोग होंगे, अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पीपल, जो कि इसको अटेम्प्ट भी करेंगे और इसको सही भी जवाब देंगे। तो एयर एक्ट जो है वो इसका सही जवाब है। एयर एक्ट 1981 में आया था सबसे पहले, और फिर इसको अमेंड किया गया था 1987 में। नॉइज जो है उसके अंदर ऐड किया गया था एज एन एयर पॉल्यूटेंट। तो साउंड जो होता है 150 डेसिबल और ग्रेटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो परमानेंट डैमेज कर सकता है। 150 डेसिबल से ऊपर की जो साउंड है वो हमारे कानों को पूरी तरीके से डैमेज कर सकती है, ईयर ड्रम को। कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है। इवन क्रॉनिक एक्सपोजर टू रिलेटिवली लोअर नॉइज लेवल कॉजेज स्लीपलेसनेस, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, ये सारी चीजें भी। अगर आपको एक हल्की हल्की आवाज भी कॉन्स्टेंटली आती है तो वो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को, स्लीप को, इन सबको भी डिस्टर्ब करती है। तो ये एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है। तो इसका सही जवाब जो है आप जान चुके हैं। पहले एयर एक्ट था, सिर्फ अमेंड करके उसको नॉइज को भी उसके अंदर ऐड किया गया था। मतलब एक एयर है जिसके अंदर अगर नॉइज है तो उसे भी हम पॉल्यूटेंट मानेंगे, राइट। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये यूपीएससी ने 2016 में पूछा था ये सवाल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वायरस स्टेटमेंट में दिया गया है वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स। तो आप में से काफी सारे लोगों ने इसका जवाब जो है सीधे तरीके से नहीं, बट रिवर्स तरीके से आप इसका जवाब जान चुके होंगे। आपने ये क्वेश्चन डिस्कस किया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है ये। वायरस जो है किस किस को इन्फेक्ट कर सकते हैं? बैक्टीरिया को, फंगस को, प्लांट्स को। किस किस को वायरस जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स? किसको करते हैं? तो इसमें आप बताना है सिर्फ 1 और 2 है, 3 है, 1, 3 है, या 1, 2, 3 तीनों है। तो बताएं इसका सही जवाब। सभी लोगों को सही जवाब मालूम होगा, आई नो। तो इसका जवाब जो है 1, 2, 3 है। डी इज द राइट आंसर। सही सभी लोगों को इसलिए मालूम होगा क्योंकि सभी लोगों ने ये सवाल शायद डिस्कस कर लिया हो, कहीं ना कहीं पे पढ़ लिया हो, इसलिए। अगर सीधा सवाल मैं आपसे पूछती तो आप लोगों को नहीं मालूम होता, राइट। तो इसका 1, 2, 3 है जवाब। जो वायरस होते हैं, वायरस के बारे में क्या आप जानते हैं? वायरस के बारे में आप जानते हैं दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम लिविंग और डेड के बीच वाली कैटेगरी में डालते हैं। मतलब ये ना जिंदा है ना लिविंग बोल रहे हैं, ना हम इसको डेड मानते हैं। तो ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब इसको कोई होस्ट सेल मिल जाता है। तो वायरस जो है इनफेक्ट ऑल द अबव एज वायरस आर स्मॉलेस्ट ऑफ देम ऑल एंड आर केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो वो जो है वायरस जो है फंगस को जो इन्फेक्ट करते हैं उनको माइकोवायरस कहा जाता है। उनको माइकोफेजिस भी कह सकते हैं। वायरस जो दैट इन्फेक्ट फंगाई, ओके। द मेजॉरिटी ऑफ माइकोवायरस आर डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 30% हैव पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम। ये डिटेल आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इट इज गिवन इन योर PDF, यू कैन रीड इट। बट हाँ, इतनी आपको बात पता होनी चाहिए कि वायरस जो है फंगस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनको हम माइकोवायरस बोलेंगे या माइकोफेजिस बोलेंगे। वो जो होंगे मोस्टली RNA वायरस होंगे, ठीक है। वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजिस। सो द टर्म फेज ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक फेज इन
विच ट्रांसलेट एज टू ईट। फेज का मतलब होता है टू ईट, ओके। तो बैक्टीरिया जो को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेजेस कहलाते हैं। सिंपली प्लांट्स को भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरस, ठीक है। प्लांट्स के बारे में तो सबको पता था, लेकिन बैक्टीरिया और फंगस के बारे में कंफ्यूजन होगा, तो बैक्टीरिया और फंगस दोनों को ही वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो यूपीएससी में 2016 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बार बार बात करते हैं, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हम बात करते हैं कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, हवा चलना बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से एयर जो पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये पूछ रहे हैं, इसमें सवाल में पूछा जा रहा है आपसे, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब आप चेक करते हो तो उसमें हम कौन कौन से गैसेस को कंसिडर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आई कुछ नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सेकंड नंबर पे आई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, इसमें से कौन सी जो गैसेस हैं उनको कंसिडर किया जाता है इन एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो बताएं इसका जवाब, 1 2 3, 2 3 4, 1 4 5, 1 2 3 4 5, सबको बताएं एयर क्वालिटी। इसके लिए आपको जानना जरूरी है। देखिए ये कहाँ से उठाया गया सवाल, ये उठाया गया उस टाइम के न्यूज़पेपर से उठाया गया। मतलब कि ये इसलिए पूछा गया 2016 में कि आप लोग अवेयर हैं कि नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर आपने न्यूज़पेपर उस टाइम का पढ़ रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम कौन कौन सी गैसेस को कंसिडर कर रहे हैं। सबको नहीं करते, कुछ गैसेस हैं जो कि हमें बताती हैं, जो इंडिकेटर हैं एयर पॉल्यूशन का, उनको हम कंसिडर करते हैं। कुछ लोग आप में से डिबेट कर सकते हैं कि जो गैसेस को हम छोड़ देंगे वो भी तो एयर पॉल्यूशन करती है। येस दे डू, बट उसमें से जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, हर जगह पे हर गैस मौजूद नहीं होती है। सिटीज़ में एक कॉमन इंडेक्स लेना था ना, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि भाई इंदौर इतना साफ क्यों है और मुंबई इतना पॉल्यूटेड क्यों है, या कोलकाता या दिल्ली क्यों पॉल्यूटेड है। तो हम एक कॉमन इंडेक्स लिया था ऐसी गैसेस जो सभी जगह पर मौजूद हैं उसको बारे में। तो इसका जवाब है 2 3 और 4, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी गैसेस को हम कंसिडर करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन AQI रेंजेस फ्रॉम 0 to 500 जो होती है कैटेगरी बीइंग सीवियर। आप देखेंगे दिल्ली जो है उसका पॉल्यूशन लेवल 300 क्या 400 के आसपास पहुंच जाता है, 300 क्रॉस करके 350 370 ऐसा पहुंच जाता है पॉल्यूशन लेवल। तो आप देखिए कितना सीवियर पॉल्यूशन हो जाता है उस वक्त। तो देयर आर 8 मेजर पॉल्यूटेंट टू बी टेकन बाय AQI, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, पार्टिकुलेट मैटर आता है 10 से लेके 2.5 तक, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, ओजोन आएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड आएगी, अमोनिया आएगी, लेड आएगा। टू कैलकुलेट AQI तो क्या क्या नहीं आया, CO2 नहीं आया और CH4 नहीं आया। मीथेन जो है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने नहीं लिया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी गैसेस को कंसिडर कर रहे हैं हम, 8 तरीके के पॉल्यूटेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या आता है, पार्टिकुलेट मैटर हो गया 1, कार्बन मोनोऑक्साइड 2, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, ओके। ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। तो 0 से लेके 500 तक ये रेंज करता है, एंड यू कैन टोटली रीड अबाउट इट फ्रॉम PDF, आप देख लीजिएगा इसको। अच्छा सवाल था। 2016 में एक और सवाल पूछा गया था यूपीएससी के ही एग्जाम में, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया था। 4 स्टेटमेंट दिए गए थे कि देखिए इस तरीके का सवाल, देखिए सवाल कितना लंबा है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते पढ़ते ही आपके 2 मिनट निकल जाएंगे, 1 मिनट तो निकलेगा ही निकलेगा, फिर दूसरे मिनट में आप प्रोसेस करेंगे उसको और कोशिश करेंगे समझने की। तो यूपीएससी क्या कर रही है ना आजकल 2016 में भी और लेटेस्ट एग्जाम्स में भी आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इतने बड़े क्वेश्चन होंगे, जब आप बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जब तक आप 4th स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो 1st स्टेटमेंट आपके माइंड से आउट हो जाएगी, एंजाइटी भी होती है उस टाइम। तो यही वो चेक करते हैं, मतलब आपका एप्टीट्यूड है सिर्फ पेपर 2 में चेक नहीं होता, आपका एप्टीट्यूड जो है पेपर 1 में भी चेक हो रहा है। पेपर 1 जो आता है आपका, उसके अंदर भी इतने लेंदी सवाल होते हैं कि उसमें आपका एप्टीट्यूड चेक होता है। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट सिंपल हो, मतलब स्टेटमेंट एक्चुअल में आप पढ़ेंगे तो वो आसान होगी, लेकिन उसको इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा जाएगा कि आपका माइंड उसको डिसाइफर करने में ही पजल हो जाएगा, राइट। इस तरीके के सवाल होते हैं। तो इस तरीके के सवालों को टैकल करने का तरीका क्या है बताएं। इस तरीके के सवालों को टैकल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप ऐसे सवालों को अपने रिवीजन के ड्यूरेशन में ही ले लेंगे, उस टाइम पे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे और सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पता रहेगा कि भाई इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं जो आपके लिए पजलिंग हो सकते हैं, बट एक्चुअल में दे आर इजी स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट था
ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में कि ये जो है एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, पहला। दूसरा, ये एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू डेवलपिंग कंट्री टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। थर्ड, ये एक एग्रीमेंट है, इंटरगवर्नमेंट एग्रीमेंट रेटिफाइड बाय द मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू स्पेसिफिक लेवल बाय 2022। फोर्थ था कि ये जो है एक मल्टीलेटरल RED प्लस इनिशिएटिव है होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये उस टाइम जो था बहुत ज़्यादा चर्चा में तो नहीं था, लेकिन चर्चा में आया था, ओके, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा था। तो इसका सही जवाब है स्टेटमेंट नंबर 1। ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है जिसमें कि बिजनेस लीडर्स को समझ में आता है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स जो होते हैं उनको पता चलता है कि भाई क्वांटिफाई मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। तो ये फर्स्ट इसका राइट जवाब था। तो ये ग्रीन हाउस गैस के बारे में ही था। इज द मोस्ट वाइडली यूज इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स, ओके। तो इसकी पार्टनरशिप किसकी थी? ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बीच में ये पार्टनरशिप थी। ऑल्दो ये उस टाइम का सवाल था, लेकिन क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि ग्रीन हाउस गैस उसी टाइम थी 2016 में, 5 साल के बाद हम ग्रीन हाउस फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस गैस फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये अभी भी रेलेवेंट है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगला जो सवाल है, जो आखिरी सवाल है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रेफर्स टू, क्या होता है ट्रांसक्रिप्टोम? ये भी यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। इस तरीके के सवाल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इस तरीके के सवाल हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं आपको सेंसिटाइज करने के लिए कि अगर यूपीएससी पूछती है तो स्टेट पीसीएस भी पूछते हैं इसी तरीके के सवाल। ट्रांसक्रिप्टोम जो है टर्म उस टाइम पे न्यूज में रही है, उस टाइम पे इसका रेलेवेंस रहा है, कोई ना कोई रिसर्च हुई है इस पर, इसीलिए इसको पिक किया गया। तो आपकी जो अभी जो लेटेस्ट जिस टाइम पीरियड में आप एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो कोई भी टाइम पीरियड हो, तो उसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है किस तरीके के टर्म्स जो है आपके आज आजू बाजू में डिस्कस हो रहे हैं या उन पर रिसर्च चल रही है, राइट। तो पहला ट्रांसक्रिप्टोम क्या हो सकता है? अ रेंज ऑफ एंजाइम यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, अ फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन टेकिंग प्लेस इन सेल। अब इस सवाल को कौन सॉल्व करके आया होगा? इस सवाल को सिर्फ उसी इंसान ने सॉल्व किया होगा जिसने एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में कभी पढ़ा होगा, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट सॉल्व करके आया होगा जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट होगा, राइट। तो क्योंकि ये बहुत टेक्निकल टर्म था, तो करंट से भी आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स को उठाना है। आप में से कुछ लोगों को लगेगा फिर स्टैटिक पढ़ने की क्या ज़रूरत है? स्टैटिक पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन को पढ़ के ही आपका बेस तैयार होता है, जिससे कि आप करंट में क्या चल रहा है उसको समझ पाते हैं। अगर आपको जीन एडिटिंग के बारे में पता नहीं है, आपको DNA टूल्स के बारे में पता नहीं है, जो कि हमने स्टैटिक पोर्शन में डिस्कस किया है, तो आप ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में नहीं जान पाएंगे। पढ़ लेंगे, आप रट लेंगे, रटा हुआ आपको ज़्यादा देर याद नहीं रहेगा। जो लोग भी ये क्लेम करते हैं कि उनको रटा हुआ हमेशा याद रहता है, तो आप रट के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज वॉट आई फील, ओके। तो ये क्या है? ये फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स है एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म। उसकी फुल रेंज जो mRNA मॉलिक्यूल्स होती है एक ऑर्गेनिज्म की, उसकी फुल रेंज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ट्रांसक्रिप्टोम कहा जाता है। तो इट इज़ द फुल रेंज ऑफ मैसेंजर RNA और mRNA expressed by an organism. The transcriptome is used for all those mRNA, also known as messenger RNA, to produce by cell or tissues. In contrast with genome, which is characterized by stability, the transcriptomes actively change. क्योंकि mRNA की फुल रेंज होती है तो ये चेंज होती रहती है। तो ये ट्रांसक्रिप्टोम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल कंडीशन, डेवलपिंग स्टेज एंड अदर मैनी मोर। तो एक पर्सन जो होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो होगा, उसका ट्रांसक्रिप्टोम चेंज होता रहेगा, जीनोम उसका सेम रहेगा। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, आपने उसका DNA सीक्वेंसिंग करा तो वो उसका सेम रहेगा, बट उसका ट्रांसक्रिप्टोम कैसे कैसे बदलेगा? उसके एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसक्रिप्टोम चेंज हो जाएगा। उसका मैसेंजर RNA का जो कोड है पूरा का पूरा वो चेंज हो जाएगा। सो दैट्स इट। आई होप थोड़ा इट्स मेकिंग सेंस, थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, ओके। सो दैट्स इट। ये जो थे 10 सवाल थे इस सेट के। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई होगी।
सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।